नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की बड़ी खबर से खबरों की शुरुआत करेंगे। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में बुधवार को भगदड़ मच गई। इस हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आज घायलों से मिलने के लिए तिरुपति पहुंचेंगे। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तिरुपति मंदिर में कल एक भीषण भगदड़ मची और उसमें 6 लोगों की जान चली गई है। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू भी आज तिरुपति जाएंगे घायलों से मिलने के लिए, हालचाल लेने के लिए। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में यह भगदड़ ऐसे वक्त हुई है जब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। तिरुमला स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में यह भगदड़ मच गई। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी भीड़ थी वहां पर, और फिर अचानक से भगदड़ मच गई और इस भगदड़ की जद में आते हुए तकरीबन 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर आपको तिरुपति से हम बता रहे हैं। तिरुमला स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ उस समय मची जब बैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए सैकड़ों लोग टोकन पाने की कोशिश कर रहे थे। लोग बैकुंठ द्वार दर्शन के लिए टिकट लेने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। अब सवाल है कि आखिर तिरुपति मंदिर में अचानक भगदड़ कैसे मची, कैसे भगवान का दर्शन करने को आतुर लोग अपनी जान गंवा बैठे। दरअसल 10 जनवरी से तिरुपति मंदिर में बैकुंठ द्वार दर्शनम शुरू हो रहा है। इसी के लिए देश भर से सैकड़ों श्रद्धालु यहां आए हैं। तिरुपति मंदिर के खास बैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए टोकन सिस्टम है। टोकन लेने के बाद ही दर्शन के लिए अंदर जा सकते हैं। बैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए मंदिर परिसर में कुल 8 जगहों पर टोकन बांटे जा रहे थे। टोकन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन थी। दर्शन के लिए टोकन मिल जाए, इसके लिए खूब भीड़ जमा थी। जैसे ही गेट खुला, भक्त बेकाबू हो गए। पहले टोकन पाने के लिए वे आगे बढ़े और देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई। अचानक भगदड़ मची और लाशें बिछ गई। हमारे साथ हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत कर लेंगे। राजीव जी, विश्व के सबसे धनी मंदिरों में से एक यह मंदिर है। सबसे चाक चौबंद व्यवस्थाओं में से एक इस मंदिर में रहती हैं। ऐसे में अचानक से यह भगदड़ मच जाना, इतने लोगों की मौत हो जाना, क्या पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान है? आखिर चूक हुई तो किसके तरफ से हुई? यह अपने आप में बेहद दर्दनाक खबर है। राजीव जी। कुणाल, ये इस हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और आंध्र सरकार ने ये आशंका व्यक्त की है कि ये सैबोटाज भी हो सकता है। हालांकि ये अलग जांच का विषय है, लेकिन बात यह है कि आज से वहां बैकुंठ द्वार दर्शन शुरू होने वाले थे। एक्चुअली ये पौष मास के शुक्ल पक्ष की कल एकादशी है और ये बहुत शुभ एकादशी मानी जाती है, और खास तौर से उन लोगों के लिए जिनको संतान प्राप्ति होती है, करनी होती है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है कि अगर इस दिन आप भगवान बैकुंठ की, अगर आप बैकुंठ धाम की अगर दर्शन करेंगे आप, और श्री विष्णु के अगर आप दर्शन करेंगे, उनसे मनौती मानेंगे, तो आपके घर एक सुंदर संतान प्राप्ति होगी। तो इस वजह से कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के ये जो श्रद्धालु थे वहां इकट्ठे थे। एक्चुअली हुआ ये था कि मंदिर के अंदर किसी महिला की तबीयत खराब हो गई थी और उसको बाहर निकाला जा रहा था, और उसी दौरान ये किसी ने अफवाह फैला दी कि टोकन बंटना शुरू हो गए हैं और लोग हड़बड़ दबड़ में वहां इकट्ठे हो गए। जबकि टोकन बांटे जाने का काम आज सुबह 5 बजे से शुरू होना था, क्योंकि एकादशी कल है, कल पुत्रदा एकादशी है, और उसके लिए आज से ही भक्तों का वहां सैलाब उमड़ने लगा था। तो जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम है, उस ट्रस्ट ने आज सुबह 5 बजे से टोकन बांटने की बात कही थी, लेकिन चूंकि रात में यह अचानक अफवाह फैली कि टोकन बांटने शुरू हो चुके हैं सुबह के दर्शन के लिए, तो वो अचानक लोग टूट पड़े। हालांकि कई सारे इसमें गेट बने हुए हैं अलग अलग इन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि एक ही गेट से चूंकि एक महिला को निकाला गया तो लोग समझे शायद इसी से इधर से ही प्रवेश मिलने वाला है, तो जल्दबाजी में कि दर्शन जल्दी हम लोग कर लें, इस वजह से लोग उसमें टूट पड़े और ये दर्दनाक हादसा हो गया। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सरकार ने ये भी आशंका व्यक्त की है कि ये कोई सैबोटाज हो सकता है, लोगों को ये किसी ने उकसाया होगा और उस वजह से ये भीड़
आगे टूट पड़ी। चलिए जी, ठीक है, वो तो जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां 11 जनवरी को विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा से जुड़ी हुई, जहां वहां के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है 11 जनवरी को। हरियाणा के फॉर्मूले पर कुल 14 मंत्री वहां बनाए जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई, जहां 11 जनवरी को साय मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना जताई जा रही है। 11 जनवरी को 2 से 3 मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। हरियाणा के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के भी इस कैबिनेट विस्तार आप कह सकते हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार की बात आप कह सकते हैं, ये होने वाला है। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि किसकी लॉटरी लगेगी और कौन सा विधायक मंत्री बन सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। पीयूष जी, तो अब बात निकल कर आई, देखिए हरियाणा में तो एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी भारतीय जनता पार्टी ने, छत्तीसगढ़ भी कुछ कम नहीं था, और अब हरियाणा के मॉडल पर छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल का विस्तार, ये किस ओर इशारा करता है और कुछ नए विधायक भी मंत्री बनते हुए में दिख सकते हैं क्या? निश्चित तौर पे ये बड़ी बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ अभी 25 साल का होने वाला है और 25 साल में पहली बार 14 मंत्री बनेंगे, क्योंकि हरियाणा की तर्ज पे ये मॉडल अपनाया जा रहा है। और इसमें जो नाम है, प्रतीक्षित नाम है, वो काफी लोगों के हैं। काफी लोग इसमें आशान्वित है कि वो मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि पहली बार छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है उसमें नए चेहरों को, जो पहली बार जो चुनाव जीते हैं, उनको मंत्री पद नवाजा गया है, जिसमें ओपी चौधरी है, विजय शर्मा है, अरुण साव है, और तीनों को बड़ा पोर्टफोलियो दिया गया है। ये 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक वित्त मंत्री के यहाँ पे पदस्थापना उनकी हुई है। तो इसमें जो नए लोग हैं वो भी आशान्वित है कि वो कहीं ना कहीं मंत्री पद पा सकते हैं। हालांकि इसमें अभी किसी प्रकार का स्पष्ट नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण देव, उनको मंत्री पद नवाजा जाएगा। दूसरा, जो पहली बार के दुर्ग के विधायक हैं गजेंद्र यादव, उनको भी मंत्री पद दिया जा सकता है। ऐसे काफी फहरिस्त लंबी है, उसमें पुराने चेहरे भी काफी शामिल हैं जो पहले मंत्री रहे हैं 15 साल के रमन सिंह के कार्यकाल में। तो उनमें से भी 1 या 2 व्यक्ति को शायद मंत्री बनाया जा सकता है। तो लेकिन ये अटकलों का दौर है और इसमें देखने वाली बात ये होगी कि 11 तारीख को किसके सर पे ताज बैठेगा और कौन मंत्री बनेगा, और सारे छत्तीसगढ़ की निगाहें इसमें लगी हुई हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां 1978 में हुए दंगों की बंद पड़ी फाइल फिर से खोलकर जांच शुरू करने की कवायद शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संभल में, जहां 1978 के दंगों के बाद जो फाइल बंद पड़ी हुई थी उसे एक बार फिर से खोलने की और जांच शुरू करने की कवायद शुरू हो चुकी है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, संभल जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, वहां की बात हम कर रहे हैं। संभल के एसपी के पत्र के मुताबिक संभल प्रशासन और पुलिस मिलकर आज से 47 साल पहले हुए दंगों की फिर से जांच करेंगे और 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। 7 जनवरी को संभल के एसपी के बिश्नोई ने संभल के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया को पत्र लिखा है और जानकारी दी है कि यूपी विधान परिषद के सदस्य श्रीचंद शर्मा ने फिर से संभल में 1978 में हुए दंगों की जांच की मांग की थी। इस पर उन्हें यूपी के उप सचिव गृह विभाग और पुलिस अधीक्षक मानवाधिकार का भी पत्र प्राप्त हुआ है। ऐसे में पुलिस की तरफ से जांच में संभल के एसपी श्रीचंद्र रहेंगे। एसपी ने अपने पत्र में डीएम से मांग की है कि संयुक्त प्रशासनिक जांच के लिए डीएम प्रशासन में से किसी अधिकारी को नामित करे, जिससे पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से जांच करके जांच रिपोर्ट सौंप सके। दरअसल संभल में 1978 में हुए दंगों में मौत का आधिकारिक आंकड़ा 24 था, जबकि स्थानीय निवासियों का दावा था कि दंगे में आधिकारिक आंकड़ों से कई ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। पिछले महीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया था कि संभल में 1978 में हुए दंगों में 184 लोग मारे गए थे और कई बेघर हुए थे।
ऐसे में देखना होगा कि अब जब संभल प्रशासन 47 साल बाद फिर से दंगों की फाइल खोलने जा रहा है तो कौन से नए तथ्य सामने आते हैं। सूत्रों के मुताबिक संयुक्त जांच में न सिर्फ संभल पुलिस और प्रशासन 1978 के दंगों से हुई मौतों के असल आंकड़े की जांच करेगा, इसके साथ ही इस दंगे में शामिल ऐसे लोग जिनके नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं या फिर राजनीतिक कारणों की वजह से दबा दिए गए हैं, उन्हें भी सामने रखेगा। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक जांच में दंगों के बाद बेघर हुए लोगों का भी असल आंकड़ा प्रशासन के पास आएगा और उसे सार्वजनिक करने की भी बात है। हमारे संवाददाता चरण सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनका रुख कर लेते हैं। जी चरण, जिस तरह से संभल वैसे तो लगातार सुर्खियों में बनाई हुई अनेकों कारण से, लेकिन अब एक और कारण उस लिस्ट में जुड़ने जा रहा है और वह है 47 साल पुराना हुआ दंगा और उसकी बंद हुई फाइल अब फिर से खुलेगी। ये फाइल जो खोली जा रही है, क्या इसके लिए कुछ पुष्ट कारण है या इसे भी राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत है? जिला प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन है उसको ये जिम्मा सौंपा गया है कि यहाँ पर जो 1978 में जो दंगे हुए थे उसकी जांच की जाए। साथ ही पुलिस अधीक्षक की तरफ से एएसपी श्रीचंद को जांच अधिकारी बनाया गया है, उनको पत्र लिखा गया है कि इसकी जांच शासन को 1 हफ्ते के अंदर सौंपी जाए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो है अब जो 1978 में लोग दंगों में मारे गए थे उनका क्या कारण था, कितने लोग यहाँ से चले गए अपने घर छोड़ के, उसकी जांच जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जी चरण, एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, आखिर इसकी जरूरत अभी क्यों आन पड़ी, वो भी 47 साल बाद? इसके बारे में कुछ स्थिति स्पष्ट हुई है? जी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो अभी जामा मस्जिद का जो सर्वे किया गया था उस समय जो दंगा हुआ था, जो लोग 5 लोग लगभग इसमें मारे गए थे और पुलिस पर हमला भी किया गया था, जहाँ 3 जगह जो है पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी की गई थी। हाँ। तो कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए इसको लगता है पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन को लगता है कि इस तरह से अगर किया जाए तो जो पत्थरबाज समय समय पर अपना दंगा करते हैं उनको कहीं ना कहीं जो है उनसे जो है सामने आएंगे कौन कौन पत्थरबाज था, किस तरह से जो है इस तरह को इस नजरिए से भी देखा जा रहा है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद चरण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा की 2 दिवसीय यात्रा के लिए बुधवार शाम भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे, जहां वे आज 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन 8 से 10 जनवरी तक विदेश मंत्रालय और ओडिशा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि आम चुनावों के बाद प्रधानमंत्री का यह ओडिशा का चौथा दौरा है। पीएम मोदी के ओडिशा दौरे के कार्यक्रम की बात करें तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का इस वर्ष का विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। वहीं कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10 बजे जनता मैदान में सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे और 4 प्रदर्शनियों का उद्घाटन करेंगे। वे केंद्र और राज्य मंत्रालयों के प्रदर्शनियों और प्रचार स्टॉलों का भी दौरा करेंगे। साथ ही पीएम प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की उद्घाटन यात्रा को रिमोट के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। यह विशेष पर्यटक ट्रेन दिल्ली से रवाना होगी और भारत के विभिन्न पर्यटन और धार्मिक स्थलों की यात्रा करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही राजधानी में अब सियासी पारा तेजी से चढ़ने लगा है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। दिल्ली में इस बार 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। चुनाव से ठीक पहले अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी ने आम आदमी पार्टी के समर्थन करने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव के समर्थन के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनका आभार भी जताया है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आपका हमेशा हमें सपोर्ट और साथ रहता है, इसके लिए मैं और दिल्ली की जनता आपकी आभारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा सपा उसका साथ देगी। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरजेडी के लड़ने की संभावनाओं को लेकर बयान दिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े सवाल पर कहा, अभी हमारी पार्टी ने फैसला नहीं लिया है,
कि दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे या नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के टूटने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा, यह पहले से ही तय था कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा के लिए है। अगर बिहार की बात की जाए तो यहां पर हम लोग शुरू से साथ थे। जाहिर है कि नए समीकरण अब बनने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ टीएमसी भी अब इसमें जुड़ गई है, आरजेडी भी इशारे देती दिख रही है। ऐसे में सवाल है कि इंडिया गठबंधन का टूटना क्या दिल्ली चुनाव से शुरू होगा? क्या कांग्रेस इस विघटन को रोक पाएगा? और क्या दिल्ली का मॉडल हर राज्य में एक मिसाल बनेगा? एक बड़ी खबर से आपको अवगत करा दे, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि के मथुरा मामले में मुस्लिम पक्ष शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से दाखिल कुल 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिंदू पक्ष की ओर से इस मामले में दाखिल मुकदमे की सुनवाई लायक मानने समेत निचली अदालत में चल रहे मुकदमों की सुनवाई हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने और सभी मामलों की सुनवाई एक साथ किए जाने के फैसले के सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चुनौती दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आज सुनवाई होनी है और ऐसे में जो तमाम पक्ष हैं जिन्होंने याचिकाएं लगाई हैं वो एकीकृत करने की भी बात निकलकर सामने है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से जुड़ी हुई। तो ईदगाह कमेटी की तरफ से दाखिल कुल 3 याचिकाओं पर सुनवाई संभव है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा यह मामला और इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से दाखिल कुल 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल मुकदमे की सुनवाई लायक मानने समेत निचली अदालत में चल रहे मुकदमों की सुनवाई हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने और सभी मामलों की सुनवाई एक साथ किए जाने के फैसले के बारे में सुनवाई होगी। समलैंगिक शादी की कानूनी मान्यता को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज विचार करेगा। 5 जजों की बेंच यह तय करेगी कि कानूनी मामले पर दोबारा सुनवाई की जरूरत है या नहीं। 17 अक्टूबर 2023 को दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था। इसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से दोबारा विचार करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच पुनर्विचार याचिकाओं के लिए तय नियम के मुताबिक पहले बंद चैम्बर में इन याचिकाओं को देखेंगी। अगर जजों को लगेगा कि पहले आए फैसले में कोई कानूनी कमी है या कुछ अहम सवालों के जवाब उस फैसले में नहीं दिए गए, तभी वह इसे खुली अदालत में सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश देगी। अगर जजों को दोबारा सुनवाई की जरूरत नहीं लगी तो वह पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर देंगे। जिस फैसले पर दोबारा विचार की मांग करते हुए 13 याचिकाएं दाखिल हुई हैं, उसमें कहा गया था कि विवाह कोई मौलिक अधिकार नहीं है। समलैंगिकों को भी अपना साथी चुनने और उसके साथ रहने का अधिकार है, लेकिन उनके संबंधों को शादी का दर्जा देने या किसी और तरह से कानूनी मान्यता देने का आदेश सरकार को नहीं दिया जा सकता। सरकार अगर चाहे तो ऐसे जोड़ों की चिंताओं पर विचार करने के लिए कमेटी बना सकती है। कोर्ट ने माना था कि यह विषय सरकार और सांसद के अधिकार के क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि समलैंगिक जोड़े बच्चा गोद नहीं ले सकते। हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, तो जिस वक्त 2023 में यह फैसला सुनाया गया था और समलैंगिक शादियों को मान्यता नहीं दी गई थी, उसके बाद से क्या लगातार जो ये दबाव बनता चला जा रहा था याचिकाओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पर कि एक बार फिर से सुनवाई हो इस मामले में, एक बार फिर से ध्यान दिया जाए, और अब जब 5 जजों की बेंच बंद कमरे में बैठेगी तो क्या कुछ निष्कर्ष पर निकलकर सामने आ सकती है? क्या उम्मीद है कि फिर से सुनवाई होगी या फिर जो फैसला दिया गया है उसे बरकरार रखा जाएगा? बिल्कुल कुणाल, जैसा कि अभी अपने विस्तृत रिपोर्ट में पूरी जानकारी दे दी है, लगभग चीजें हैं। दरअसल होता क्या है कि जब भी किसी मामले में कोई कोर्ट आदेश जारी करती है या फैसला देती है तो उस फैसले में पुनर्विचार की मांग याचिकाकर्ताओं की तरफ से की जा सकती है, और उसी की वजह से 17 अक्टूबर को जो भी 2023 में पिछले साल
साल ये फैसला दिया गया था, जिसमें 3 दोषी फैसला दिया गया कि जो समलैंगिक जोड़े होते हैं उनको विवाह का मौलिक अधिकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो उनका मौलिक अधिकार नहीं। इसके अलावा जो दूसरा मुख्य मुद्दा था कि वो बच्चा गोद लेने की उनको इजाजत दी जाए, वो नहीं हो सकती। हालांकि जो इस 5 जजों की जो सीजीआई जस्टिस DY चंद्रू उस वक्त मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच जिसमें 3 दोषी फैसला लिया गया था, जिसमें सीजीआई और जस्टिस संजय किशन कौल, जिन्होंने इन 2 जजों ने इस मामले में माना था कि जो समलैंगिक जोड़े हैं वो विवाह का हक रखते हैं और वो बच्चा भी गोद ले सकते हैं। हालांकि जो 3 जज थे, जैसे रविंद्र भट्ट और PS नरसिम्हन और हेमा कोहली, इन लोगों ने ये कहा था कि क्योंकि समलैंगिक जोड़े हैं वो शादी का हक नहीं रखते हैं और वो बच्चा भी गोद नहीं ले सकते। हालांकि जो 5 जज हैं वो इस मसले पर जरूर सहमत थे कि उनको मौलिक अधिकार के रूप में जो उनको कुछ और मांगी थी, सरकार विचार कर सकता है कि वो अपने स्पाउस की जगह अपने समलैंगिक जोड़े का नाम लिख सकते हैं, या बैंक अकाउंट खोलना हो, या आधार में नाम रखना हो, या अपनी कोई इशू होंगे जो स्पाउस की जगह अपने समलैंगिक जोड़े को रखा जा सकता है। उसके लिए जो संसद एक कमेटी बना सकती है, तो विचार कर सकती है और इसका आदेश वो दे सकते हैं। ठीक। पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई, उसमें जब सबसे पहले पिछले साल इस मामले को सीजीआई के सामने उठाया गया तो सीजीआई ने कहा था कि इस पर विचार किया जाएगा। हालांकि उसके बाद जब ये मामला जस्टिस चंद्रचूड़ के रिटायर्ड होने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना आए, उनके सामने ये मामला लगा तो उन्होंने इस मामले से अपने आप को अलग कर दिया। हालांकि अब जो जस्टिस DR गवाई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच है, उसमें सिर्फ एक ही जज जस्टिस PS नरसिम्हन, जो कि मूल फैसला जो 2017 में दिया, माफ कीजिएगा 2023 में दिया गया था, उस फैसले के साथ जुड़े हुए थे। बाकी 4 अन्य जज जस्टिस BR गवाई और अन्य 3 जज जो हैं वो नए जज हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल इस वक्त ये होगा, क्योंकि पुनर्विचार याचिकाएं जो दाखिल की जाती है उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या जो फैसला दिया गया उस फैसले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं, कहा गया है कि इन मसलों पर विचार नहीं किया गया, इस पर फैसले में कोई जवाब नहीं दिया गया, उसको सुने जाने की जरूरत है कि नहीं। उसको सुनने के बाद फिर ये तय होता है कि क्या इस मामले की सुनवाई खुली अदालत में की जाए या नहीं। आज इसका निर्णय होगा, उसके बाद ये तय हो सकेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।